एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यू सीरीज के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट एमएससी लाइफ साइंसेज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस के पार्ट फोर्थ है। ये 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच करेक्टली बिटवीन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए एंड कॉलम बी के बीच में हमें मैच करना है, करेक्टली मैच करना है एंड फिर इन ऑप्शंस को चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें कॉलम ए एंड कॉलम बी में, एक्सट्रीम कोल्ड ट्रीटमेंट, एक्सट्रीम कोल्ड ट्रीटमेंट जो है ये बोला जाता है वर्नेलाइजेशन को। एक्सट्रीम कोल्ड ट्रीटमेंट जो है ये वर्नेलाइजेशन को बोला जाता है। अब ये फर्स्ट का बी है, ठीक है, फर्स्ट का बी इस ऑप्शन के अंदर है एंड इस ऑप्शन के अंदर, तो सी एंड डी ऑप्शन हमारे हो गए हैं कट। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर्थ का ए है एंड फोर्थ का ए इसमें भी है, यानी इस फोर्थ का ए होगा। इथाइलिन इथाइलिन बहुत कॉमन है, ये तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए होता है, तो फोर्थ का ए यहाँ पे होगा जो कि दोनों ऑप्शंस के अंदर है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रिस्पॉन्स टू डे लेंथ। डे लेंथ को कौन रिस्पॉन्स करता है? ये करता है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, पीरियोडिज्म मीन्स लेंथ या फिर पीरियड, ठीक है, यानी जो लाइट का पीरियड है, तो ये फोटो पीरियोडिज्म होता है। यानी सेकंड का यहाँ पे होगा सी, सेकंड का सी इस ऑप्शन के अंदर है, यहाँ पे सेकंड का डी है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। राइट आंसर यहाँ पे क्या हुआ? बी। फर्स्ट का यहाँ पे क्या होगा? एक्सट्रीम कोल्ड ट्रीटमेंट को बोला जाता है वर्नेलाइजेशन। इसके बाद रिस्पॉन्स टू डे लेंथ यानी फोटो पीरियोडिज्म। थर्ड इज द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जो है ये ऑक्सिन की वजह से होती है। एंड फोर्थ इथाइलिन जो है ये होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, इथाइलिन क्या करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रिप्रेसर बाइंड्स टू। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के टाइम पे यानी लैक ओपेरोन के टाइम पे या फिर लैक ओपेरोन के अंदर ये जो रिप्रेसर होता है ये किससे बाइंड करता है? ठीक है, रिप्रेसर बाइंड करता है, लाइक इसको हम एक कोड में याद रख सकते हैं RO, ठीक है, RO। तो यानी कि रिप्रेसर जो है हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करता है, ठीक है, रिप्रेसर क्या करेगा? हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लाइक यहाँ पे ये जो है रिप्रेसर mRNA बना, देन ये रिप्रेसर बन गया और ये रिप्रेसर क्या करता है? ऑपरेटर से जाके बाइंड करता है और ये क्या कर देता है? ऑपरेटर से बाइंड करके जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है उनकी ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये जो रिप्रेसर बना है और यहाँ पे कोई इंड्यूसर होता है, तो रिप्रेसर इंड्यूसर का एक इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंड उस कंडीशन के अंदर ये ऑपरेटर फ्री होता है एंड यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन होती है। तो हमें सिर्फ इतना बताना था कि ये जो रिप्रेसर है ये किसके साथ बाइंड करेगा, तो रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर इनकरेक्टली पेयर्ड विद द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ यहाँ पे इनके ऑर्गन्स दिए हुए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्टली पेयर्ड है। बाकी सारे करेक्टली पेयर्ड है, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्टली पेयर्ड है। यहाँ पे अगर हम एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, ये यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। लाइक सबसे पहले पोरीफेरा है, इसके अंदर जो है डिफ्यूजन होता है थ्रू बॉडी सरफेस, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज सच नहीं होता है। निडेरिया के अंदर भी डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, टिनोफोरा के अंदर भी डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस होता है। प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स होती है। इसके बाद निमेंटे हेलमेंथिसिस के अंदर रेनिट सेल्स होती है। एनिलिडिया के अंदर ओलिगोचीट्स एंड पॉलीचीट्स, यहाँ पे अलग अलग इसकी क्लासेस जो होंगी उनके अंदर नेफ्रीडिया या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ पे पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया।
इसके बाद आर्थ्रोपोडा के अंदर हो सकते हैं यहाँ पे इंटिनरी ग्लैंड हो सकती है, ग्रीन ग्लैंड हो सकती है, कोक्सल ग्लैंड हो सकती है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हो सकती है। इसके बाद मोलस्का के अंदर इन जनरल यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं, लेकिन जो फ्रेश वाटर में सेल होते हैं उनके अंदर ऑर्गन ऑफ बुजानस यहाँ पे पाया जाता है, जिसको किडनी बोला जाता है। एंड यहाँ पे कैबज ऑर्गन पाए जाते हैं। गाइनोडर्मेटा के अंदर ड्रमल ब्रैंकिए होते हैं। हेमिकोडेटा के अंदर प्रोबॉक्सिस ग्लैंड होती है। इसके अलावा यहाँ पे कोडेटा के अंदर, यूरोकोडेटा के अंदर न्यूरो ग्लैंड्स होती है। सिफेलोकोडेटा के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलिनोसाइट्स होते हैं। एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी होती है। एम्फियोक्सिस के अंदर हेडचेक नेफ्रीडियम होता है, पेड नेफ्रीडियम एंड ब्राउन फनल्स पाई जाती है। और यहाँ पे जो है प्रोटिस्टा रह गया, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेम वही, या तो डिफ्यूजन होता है या फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल पाई जाती है। तो इनके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करें, इंसेक्ट्स कहाँ है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। एंड इंसेक्ट्स के अंदर मालफिजियन ट्यूब्यूल ये पाई जाती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अर्थवर्म के अंदर नेफ्रीडिया, अर्थवर्म एनिलिडिया से बिलोंग करता है, तो इनके अंदर नेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया यही पाए जाते हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर है। फ्रेश वाटर प्रोटिस्टेंट्स के अंदर फ्लेम सेल्स, ये रोंग है यहाँ पे। प्लेटी हेलमिन्स के अंदर फ्लेम सेल्स पाई जाती है, ये भी सही है। तो ये तीन ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्टली पेड पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, कौन सी एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग एंटीबॉडीज जो है वो पाई जाती हैं, और ये अलग अलग एंटीबॉडीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर एक इसका क्विक रीजन हम देखें यहाँ पे, जो IgA होती है, ठीक है, IgA जो है ये म्यूकस के अंदर पाई जाती है, स्लाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, एंड ये पैथोजेंस के अगेंस्ट क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। IgD ये होती है बी सेल रिसेप्टर का एक पार्ट, जो कि बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है। IgE जो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासिटिक वर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, इनमें से कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये राइट आंसर एंटीबॉडी ई हो जाएगा, IgE हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन ई हो जाएगा। एंड IgG जो है ये सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स इन द ब्लड एंड एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा इनटू द फीटस। IgM जो है may be attached to the surface of the B cell or scattered into the blood, responsible for early stages of immunity। जो है बर्थ के बाद जो अर्ली स्टेजेस होती है इम्यूनिटी की, उनके अंदर ये अपना फंक्शन या फिर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये अलग अलग एंटीबॉडीज की अलग अलग फंक्शंस है यहाँ, और हमें बताना था कि एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये होती है IgE। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म लैक द एंजाइम। एक पर्सन है जो कि एल्बिनिज्म से सफर करता है, और तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम यहाँ पे लैक होगा, टायरोसिनेज होगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, पेप्टाइडेज, या फिर राइबोजाइम। यहाँ पे अगर हम इस फ्लो चार्ट के अंदर देखें, तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है, इस पाथवे, ये पाथवे है, इसके अंदर फिनाइल एलेनिन जो है ये पहले टायरोसिन के अंदर जो है टायरोसिन के अंदर ये यहाँ पे बनता है विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये यहाँ पे एंजाइम्स दिए हुए हैं, जो यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 एंजाइम ये है। इसके बाद टायरोसिन जो है डोपा के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन के अंदर, और ये यहाँ पे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये डोपामीन बना सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस डोपा डिऑक्सी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से, या तो ये यहाँ पे मिलेनिन बना सकता है विद द हेल्प ऑफ टायरोसिनेज। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये डोपा को मिलेनिन बनाना है, अगर ये यहाँ पे इसकी ये एंजाइम की यहाँ पे एब्सेंस हो, ठीक है, इस एंजाइम की एब्सेंस हो, तो यहाँ पे एल्बिनिज्म कोज हो जाता है। यहाँ पे अगर इस एंजाइम की एब्सेंस हो, यानी कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की एब्सेंस हो, तो यहाँ पे फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे डिजीज दी हुई है।
यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि PKU जो है या फिर फिनाइल कीटोन यूरिया किस वजह से, किस एंजाइम की वजह से होता है, तो ये होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से। और अगर यहाँ पे ये जो टायरोसिनेज एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या कोज हो जाता है, एल्बिनिज्म कोज हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टायरोसिनेज एंजाइम। टायरोसिनेज एंजाइम अगर यहाँ पे लैक करता है तो पर्सन जो है एल्बिनिज्म से सफर करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, दैट इज टायरोसिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इनमें से ऑर्गेनिज्म फिश नहीं है। लिखा तो सबके पीछे फिश है, लेकिन कौन सा इनमें से फिश नहीं है, सिल्वर फिश, गोल्ड फिश, लंग फिश या फिर फ्लाइंग फिश। तो इनमें से सिल्वर फिश जो है ये एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, सिल्वर फिश जो है ये क्या होता है कि ऐसा इंसेक्ट होता है, और ये क्या है, ये एक फिश नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर फिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is most common approach to determine the precise 3D structure of globular protein। ग्लोबुलर प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, उसको वो किस मेथड से, किस अप्रोच से डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सर्कुलर डायक्रिज्म होगा या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन होगा। तो इनमें से अगर हम एक ये देखेंगे कौन से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर किस किस मेथड से, किस किस अप्रोच से डिटरमाइन किए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये डिटरमाइन किया जाता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये सर्कुलर डायक्रिज्म की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। एंड जो टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है ये डिटरमाइन किए जाते हैं NMR, एंड इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ये टेक्निक यहाँ पे, ये मेथड यहाँ पे हो सकता है। तो हमें पूछा है यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है NMR और एक्सरे डिफ्रैक्शन से डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके थ्रू जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जा सकता है। सर्कुलर डायक्रिज्म की हेल्प से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है ये NMR एंड एक्स-रे डिफ्रैक्शन की हेल्प से डिटरमाइन किए जा सकते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये यूज की जाती है फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा डी, दैट इज एक्स-रे डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम बाइंड्स टू। कोई भी एक अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर है एंजाइम का, वो किससे बाइंड करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट से, साइट्स अदर देन एक्टिव साइट्स अदर देन द एक्टिव साइट, या फिर एक्टिव साइट से कोई दूसरी अलग साइट होगी उससे, या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से, या फिर ये क्या करेगा, एनी अदर साइड एंड मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द एंजाइम, पार्ट ऑफ एन एंजाइम, ये किसी और साइट से बाइंड करेगा और जो पार्ट ऑफ जो एंजाइम का एक पार्ट है उसको ये मॉडिफाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव हमें दिए हुए हैं। तो कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है, जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है ये कंपटीशन करते हैं बाइंड करने के लिए। ठीक है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कंपटीशन करने के लिए बाइंड करते हैं। और सपोज यहाँ पे सबस्ट्रेट, यहाँ पे जो है इनहिबिटर बाइंड कर गया, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जो इंजाइम है सबस्ट्रेट से जब बाइंड करेगा तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये इंजाइम जो है बाद में जाके क्या कर देगा, ये एंजाइम और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर ये एंजाइम जो है इस इनहिबिटर से अगर ये बाइंड कर जाता है तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिएक्शंस जो है यहाँ पे ये बाइंडिंग जो है रिवर्सिबल होती है।
यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दी जाए तो ये क्या कर जाता है, सबस्ट्रेट इसे बाइंड कर जाता है और ये फिर सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट है और यहाँ पे ये इनहिबिटर है, डिफरेंट बाइंडिंग साइट होती है इस इनहिबिटर के लिए, ठीक है, इनहिबिटर के लिए डिफरेंट बाइंडिंग साइट होती है। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एंजाइम और इनहिबिटर मिलके एंजाइम इनहिबिटर और फिर सबस्ट्रेट इसके साथ मिलके एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट बना लेते हैं। हमें पूछा गया है अनकॉम्पिटिटिव के बारे में। अनकॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है, ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, अब जब तक ये सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं कर पाए करेगा, ये इनहिबिटर इससे बाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है, इनहिबिटर कांट बाइंड जब तक ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग अल्टर्स इनहिबिटर बाइंडिंग साइट। अब ये क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट जो है ये इससे बाइंड कर जाएगा एंड बाइंड करने के बाद ये सबस्ट्रेट, अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो साइट है वो सिंपल ऐसे और इसकी साइट ऐसे है, तो इसलिए इससे बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद इसकी साइट को अल्टर कर देगा, इनहिबिटर की साइट को अल्टर कर देगा और इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये जब तक ये कॉम्प्लेक्स यानी कि जब तक एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना था तब तक ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रहा था। तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और इसके साथ इनहिबिटर जब बाइंड करेगा तो एंजाइम इनहिबिटर सब्सट्रेट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी कि एंजाइम और सब्सट्रेट यहाँ पे जब बाइंड कर जाएंगे तभी यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड कर पाएगा। तो यही पूछा गया है यहाँ पे, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम बाइंड्स टू एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एक एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तभी इनहिबिटर यहाँ पे आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सी, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर, वेसा डिफरेंस के अंदर या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये जो है इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल से सिक्रेट। Testosterone is secreted by the Leydig cells or interstitial cells in the testes in men and by the ovaries in women। ठीक है, तो बेसिकली कहां से होगा, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स से होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं होगा, वैसे डिफरेंस तो जो है कैरी करने का काम करता है एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इनसे आगे जाके जो मेल गैमीट्स हैं वो बनते हैं। तो इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। ये एक प्रिंसिपल एंड्रोजन होता है और जो LH होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट लेडिक सेल्स टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। इट इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ मेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, जो मेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, ये इनिशिएट करता है उनकी डेवलपमेंट को एंड इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन अडल्ट लाइफ। एंड स्पर्म्स के प्रोडक्शन में भी और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी उनकी डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो ये होगा यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। राइट आंसर यहाँ पे होगा इंटरस्टिशियल सेल्स। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।